हेलो एवरीवन। आज हमारी सैलरीज की 8th क्लास थी और 8th क्लास में आज हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लास्ट पोर्शन में दो टॉपिक सीखे, प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड। इसके अलावा मैंने दो लॉन्ग सैलरी कंप्यूटेशन के सम्स भी कराए थे। इस रिवीजन क्लास में मैं आपके साथ प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का है। ओके, लेट अस डिस्कस। प्रोविडेंट फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट जिसका टैक्स इम्प्लीकेशन फर्स्ट ईयर से ही आने लग जाता है। बाकी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट जो आप देखते हो ना, ग्रेचुटी, पेंशन वगैरह, वो सब बाद में होता है, आफ्टर रिटायरमेंट होता है, ठीक है। पर प्रोविडेंट फंड ये एक ऐसा बेनिफिट है जो हर साल, सपोज आप 40 साल जॉब करोगे तो हर साल आपकी सैलरी कंप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये एकदम यूनिक है और बाकी सब रिटायरमेंट बेनिफिट से, एंड इट इज वेरी कॉमन इन एवरी ईयर सैलरी कंप्यूटेशन। तो आपके जितने भी सम्स होते हैं ना सैलरी कंप्यूटेशन के, उसमें बहुत चांसेस है कि पीएफ का एक एडजस्टमेंट पक्का रहेगा। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? एक गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, ईपीएफ एक्ट 1952, और एक प्रोविडेंट फंड की स्थापना की थी। सो द मोस्ट कॉमन प्रोविडेंट फंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज कॉल्ड ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसकी वेबसाइट भी ईपीएफओ। कोई भी इंसान जब एम्प्लॉय बनता है तो आपकी कंपनी आपको ना ईपीएफओ का मेंबर बना देगी, ठीक है। आपको ईपीएफओ का अकाउंट नंबर मिलेगा, जैसे का बैंक अकाउंट। सोचो जैसे तुम्हारा एक बैंक अकाउंट खुला है, वैसे ईपीएफओ में तुम्हारा एक अकाउंट खुल जाएगा, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, तुम हर वक्त जाके अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हर महीने जो सैलरी तुमको मिलेगी ना, उसमें 3 चीज काटा जाता है, टीडीएस का पैसा, पीटैक्स का पैसा और प्रोविडेंट फंड का पैसा। सबसे बड़ा अमाउंट प्रोविडेंट फंड होता है। देखो छोटे लेवल पे जब तुम जॉब ज्वाइन करोगे तो टीडीएस कम रहता है, पीटैक्स भी 200 रुपया होता है एक महीने का, पर पीएफ बहुत बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू द पीएफ एक्ट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल अदर नेसेसरी अलाउंसेस, 12% एम्प्लॉयर को पीएफ फंड में डालना पड़ता है और 12% एम्प्लॉय की सैलरी से काट के और डाला जाता है, मतलब 24% जाता है। बट इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग सैलरी का मतलब बोलते हैं BD1C, बेसिक प्लस डीएनएस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर वाला, ठीक है। तो इनकम टैक्स में हम BD1C लेके बात करते हैं। अब यहाँ फंडा क्या होता है, जैसे टेक दिस एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, राम एक एम्प्लॉई है। सोचो कि जरा उसका बेसिक है 40,000, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 5,000, कमीशन है 5,000, 50,000। इसमें उसका बॉस 50,000 पे 12% यानी कि 6,000 रुपया अपनी तरफ से पीएफ में डालेगा, विच इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो एक तो 50,000 पर मंथ का इसका पैकेज है, प्लस 6,000 बॉस और डाल रहा है, तो एक्चुअली इसका टोटल पैकेज कितना हो गया? 50,000 प्लस 6,000, 56,000। तो बॉस क्या कर रहा है, 6,000 अपनी तरफ से पीएफ में डाल रहा है, प्लस इसका जो 50,000 है ना, उसमें से एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 माइनस कर रहा है और वो भी गवर्नमेंट में डाल रहा है। तो फंड में कितना जा रहा है? 12,000। फंड में कितना जा रहा है हर महीने? 12,000। 6,000 बॉस की तरफ से, 6,000 एम्प्लॉय का, तो 12,000 फंड में जा रहा है। और इस बेचारे को हाथ में कट के कितना मिल रहा है? 50 माइनस 6,000, 44,000। So what is this total package? 44 plus 12, 56,000. That's his package. तो 56,000 के पैकेज में 6,000 तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है और बचा हुआ 6,000 इसके सैलरी से काट करके और जमा किया जाएगा, तो ही विल इन हैंड गेट ओनली 44,000। पर आप डरो नहीं, ये अच्छी बात है। इट्स लाइक एन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोमेटिक सेविंग स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट। आपका वो जो 12,000 है हर महीने कट करके पीएफ में जाके जमा होते जा रहा है भारत सरकार का। दैट इज योर मनी, लाइक योर अकाउंट। तुम जब चाहे उसको चेक कर सकते हो कि उसमें कितना पैसा है, उसमें कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है। प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द सर्विस भी कभी कभी स्पेशल केस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वरना मोस्टली रिटायरमेंट के बाद ही होता है। प्रोविडेंट फंड पे भारत सरकार का डबल इंसेंटिव है, ठीक है। यहां पर आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो 6,000 रुपये पे टैक्स बच गया आपका। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,000 इन माई एग्जाम्पल, वो आपका सेविंग्स हो गया, उसके ऊपर टैक्स बच जाता है। इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12%। 12% ऑफ व्हाट सर? 12% ऑफ BD1C। इनके लिए तो वो सैलरी का डिफिनेशन अलग है ना, इनके लिए सैलरी मतलब BD1C। तो 12% ऑफ BD1C तक कंट्रीब्यूट करेगा तो वो एग्जेम्प्ट है। तो लो, ग्रेट। बॉस ने जो 6,000 रुपये डाले वो एग्जेम्प्ट है, प्लस मेरा हिस्सा जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने भी, मेरे सैलरी से भी 6,000 और कट के जमा हुआ है, मेरा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है।
तो 6,000 का तो एग्जेम्पशन और 6,000 का डिडक्शन, मतलब डबल टैक्स बेनिफिट है 12,000 का। जस्ट इमेजिन 56,000 के मेरे पैकेज में 12,000 में मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, दैट्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन। ओके, इनफैक्ट इनके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता रहता है ना, इट्स लाइक एन बैंक अकाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट जमा होते रहता है। तो बोलता है जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्टेड है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 9.5% रेट। तो 9.5% रेट तक तो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड है। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 9.5% रेट इज एग्जेम्प्टेड। और आजकल 9.5 के नीचे ही चल रहा है रेट, ठीक है, पीएफ पे जो रेट है वो 9.5 के नीचे है, तो एक तरह से तुम सोचो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो सच अ ग्रेट थिंग कि इस इंसान का पैकेज देखो आप कितना हो रहा है, 44,000 विच इज इन हैंड, जो इसको हाथ में कट कुट के हर महीने मिल रहा है, 12,000 पीएफ में जा रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट I1 I2 वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये पूरा पोर्शन तो नॉट टैक्सेबल, सरकार केवल इस 44,000 वाले के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो पीएफ में हमेशा याद रखना दैट आपको मिलता है डबल टैक्स बेनिफिट। ओके, कंप्यूटेशन में कैसे आता है देखो, जब आप सैलरी का कंप्यूटेशन करते हो, सपोज एक बार मैं मंथली लेके बात कर रहा हूं, लेटस से सैलरी है 56,000, उसके अंदर 6,000 में 6,000 रुपया बॉस वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, वो माइनस होगा, लेस एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000, ठीक है, तो बचा कितना 50,000। अब मानो इस आदमी का और कोई एचपी कैपिटल गेन सीजी नहीं है, आईएफओएस जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेट हुआ है वो भी तो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5%, तो वो भी नहीं है 50,000, ठीक है। फिर एम्प्लॉय का जो 6,000 जमा हुआ है उसका उसको डिडक्शन मिल जाएगा, यहां पे 6,000 डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, तो नेट टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है 44,000। ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूं पर मंथ कैलकुलेशन के लिए। तो 6,000 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यू गेट एज एग्जेम्पशन, 6,000 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन यू गेट एज डिडक्शन, ठीक है। ये पीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए देयर इज अ चार्ट, ये चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा याद करने में हेल्प करता है। सबसे ज्यादा फोकस करना आरपीएफ में, रियल वर्ल्ड में एज एन एम्प्लॉय जो तुम्हारा पैसा जमा होता है वो आरपीएफ में ही होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, इसी में तुम्हारा पैसा जमा होगा, ठीक है। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो तो उसकी इनकम नहीं है, वो तो सैलरी में ऐड नहीं होगा, बल्कि उसको डिडक्शन मिल जाएगा जीटीआई में से अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ BD1C। इंटरेस्ट जो आएगा इन दोनों के ऊपर वो भी एग्जेम्प्ट होता है अप टू 9.5%। तो पूरा एग्जेम्पशन ही है, ऑलमोस्ट पूरा एग्जेम्पशन ही है। एज वेल एज जब आप रिटायरमेंट के बाद पीएफ से पैसा विड्रॉ करोगे, अगर आपने 5 साल जॉब किया है तो उसके बाद जाके आप रिटायरमेंट में पैसा विड्रॉ कर रहे हो पीएफ से, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। यहां तक डन है, दैट्स आरपीएफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर हमारे एग्जाम में यूआरपीएफ भी आता है। यूआरपीएफ क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बेसिकली यूआरपीएफ का आप मतलब सोचो कि आपकी जो कंपनी है वो आप लोग का पैसा काट काट के सरकार के पीएफ में नहीं बल्कि खुद का एक प्रोविडेंट फंड खोल रखा है उसमें जमा करता है, और इनकम टैक्स ने उसको मना भी कर दिया फिर भी जमा करता है। तो यहां पर आपको नो टैक्स बेनिफिट। आरपीएफ में आपको मिलेगा डबल टैक्स बेनिफिट, और यूआरपीएफ में आपको मिलेगा नो बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट। ना डिडक्शन मिलेगा ना एग्जेम्पशन मिलेगा, ना डिडक्शन मिलेगा ना एग्जेम्पशन मिलेगा। जब आपका कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है उसको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके बॉस जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो शुरू में तो एग्जेम्प्ट रहेगा पर बाद में वो टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड सैलरी, जब आप विड्रॉ करोगे फाइनली गुल्लक फोड़ के, ठीक है। इंटरेस्ट शुरू में तो एग्जेम्प्ट रहेगा पर बाद में टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन गोज अंडर द हेड सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन गोज अंडर द हेड आईएफओएस। तो यहां पे ना आपको एग्जम्पशन का फायदा है ना आपको डिडक्शन का। वर्किंग कैसे वो समझ लो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन फाइनली जिस दिन विड्रॉ करोगे उस दिन फुल्ली टैक्स ले ही लेंगे, तो एग्जेम्पशन हुआ नहीं। आपका जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और डे 1 से ही उसके ऊपर सैलरी चार्ज होते जाएगा, तो बाद में अलग से सैलरी चार्ज होने की जरूरत नहीं, बिकॉज शुरू से ही सैलरी चार्ज किए बाय नॉट अलाउिंग यू डिडक्शन। तो ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड और ना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है। ये यूआरपीएफ है।
तीसरा याद रख सकते हो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है, तो यहाँ सब कुछ एग्जेम्पशन है और डिडक्शन भी मिलेगा। यहाँ 12% और 9.5% की लिमिट भी नहीं है। आपने नोट किया होगा चार्ट में कुछ और था जो मैंने बताया नहीं, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है प्रोविडेंट फंड के अंदर एक एक्स्ट्रा, कि जो बहुत बड़े लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए सरकार नया ज्ञान लेके आई है कि उनको इतना ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उनको एक लिमिट के बाद प्रोविडेंट फंड पे भी टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो ये फुल अमेंडमेंट एक अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग से बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। क्लास के अंदर तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही दूंगा, सैलरीज की जो 9th क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? वो पूरा भयंकर सुंदर अमेंडमेंट है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं कैलकुलेट करने के, ऑल दैट आई विल टीच इन क्लास। नेक्स्ट इज सुपरएनुएशन फंड। सुपरएनुएशन फंड का चार्ट इज वेरी सिमिलर टू द अबव चार्ट, एक्सेप्ट दैट कि यहां पर 12% और 9.5% का लिमिट नहीं है। सुपरएनुएशन फंड कोई सरकारी फंड नहीं होता। सुपरएनुएशन का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में पूरा रिटायरमेंट एज तक काम करते हो, 60 साल की उम्र तक, और फिर हटते हो, दैट्स कॉल्ड सुपरएनुएशन। तो वहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सुपरएनुएशन बेनिफिट देना चाहती है ताकि बाकी एम्प्लॉयज को भी इंस्पिरेशन मिले और वो कंपनी में एंड तक रुकें। सुपरएनुएशन फंड बॉस का खुद का बनाया हुआ फंड होता है, उसमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फंड को अप्रूव कर देता है देन इट इज कॉल्ड ASF, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, और नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड URSF। इसमें टैक्सेबिलिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है एकदम ऊपर से मैच करता है, बस फर्क क्या है यहाँ पे 12% और 9.5% की लिमिट नहीं है। जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो तो इनकम होता नहीं उसका, तो वो सैलरी में ऐड नहीं होगा, उल्टा उसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू सर्टेन लिमिट, इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, फाइनली लास्ट में जब विड्रॉ करोगे तो भी एग्जेम्प्ट है। बाकी सारा जो ज्ञान है 7.5 लाख और रूल 3B वो अमेंडमेंट का हिस्सा है, वो मैं अलग से कराऊंगा बाद में। नीचे जो अनरिकग्नाइज्ड सुपरएनुएशन फंड है, नो डिडक्शन नो एग्जम्पशन, वहां पे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू में भले ही एग्जेम्प्ट दिख रहा है, पर जिस दिन आप गुल्लक फोड़ के निकालोगे उस दिन वो पूरा का पूरा टैक्सेबल, उस पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो भी IFOS में टैक्सेबल। दैट वाज सुपरएनुएशन फंड। विद दिस PF and SF, almost all our discussion on salaries come to an end. Now अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने 8 छोटे छोटे रिवीजन क्लासेस लिए हैं, 8 क्लासेस के बाद छोटे छोटे रिवीजन क्लासेस लिया है और YouTube में डाला है, इन सब को कंबाइन करके एक फुल सैलरी का रिवीजन वीडियो बनेगा विच विल बी आई थिंक अराउंड 2 आवर्स और समथिंग, और वो मैं पुट कर दूंगा फुल सैलरी का रिवीजन, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अब आगे हम लोग अगली क्लास में सैलरीज का जो 9th क्लास है उसमें हम लोग सम सॉल्विंग करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द PF का एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो मुझे सिखाना है, ठीक है। तो सम सॉल्विंग में बहुत तुमको काम आएगा, ओके। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, आफ्टर 2 days आई विल स्टार्ट कैपिटल गेन्स। सैलरी हम लोग खत्म होगा एंड देन आई विल स्टार्ट अ वेरी बिग हेड कॉल कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं। और कैपिटल गेन्स क्या होता है, स्टूडेंट का कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर किस लिए होता है, बिकॉज यूजुअली वो PGBP के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो PGBP में हिम्मत टूट जाती है तो कैपिटल गेन को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो कैपिटल गेन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़बरदस्त हेड है वो, ठीक है। ओके, क्लोज करता हूँ आज का रिविजन सेशन, थैंक यू।